नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। स्पोर्ट्स सेगमेंट के सवाल लगभग हर एक एग्जाम में अपना वेटेज रखते हैं, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूट्यूब पर कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को एक जगह देख सकें। इसलिए स्टडी IQ की टीम अब हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज इवेंट्स को स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में कवर करती है। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आइए हालिया इवेंट्स पर नजर डालते हैं। सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट 2 साल बाद वापसी के लिए तैयार है। सुल्तान अजलान शाह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण ये आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल नवंबर में लंबे ब्रेक के बाद वापसी करने के लिए यह तैयार है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हम इस साल नवंबर में अजलान शाह कप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में होता है। टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड सहित 6 टीमों को आमंत्रित किया गया है। यह टूर्नामेंट 16 से 25 नवंबर तक मलेशिया के इपोह में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट का नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। पहले सुल्तान अजलान शाह कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया था, जबकि इस कप के पिछले संस्करण का विजेता दक्षिण कोरिया था। भारत 1985, 1991, 1995 और 2009 का एकल विजेता रहा है और साल 2010 में भारत दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट का विजेता रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस कप को सबसे ज्यादा 10 बार जीता है। विश्व में हॉकी खेलों को प्रशासित करने वाली सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। हाल ही में नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का एक प्रतिनिधिमंडल कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स से हॉकी इंडिया को निलंबित होने से बचाने और इस खेल के भविष्य पर बातचीत के मकसद से भारत आया। प्रतिनिधिमंडल में FIH के नव नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। अभी हॉकी इंडिया का प्रशासन 3 सदस्यों से बनी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी COA संभाल रही है। COA की नियुक्ति दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा की गई थी। FIH ने पिछले महीने COA से संशोधित संविधान लागू करने और हॉकी इंडिया के ताजा चुनाव कराने संबंधी जानकारी मांगी थी। अगर हॉकी इंडिया खेल कोड के अनुसार संशोधित संविधान को तुरंत लागू नहीं करता है तो भारत को 13 से 29 जनवरी 2023 तक होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी गंवानी पड़ सकती है। पुरुषों का हॉकी विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट 1971 में शुरू किया गया था। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2023 में होने वाला टूर्नामेंट पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। यह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने की थी। पाकिस्तान हॉकी विश्व कप की सबसे सफल टीम है। इसने ये कप अभी तक 4 बार जीता है। वहीं भारत ने विश्व कप केवल 1 बार 1975 में जीता है। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में भूतपूर्व क्रिकेट प्रशासक अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। चौधरी ने 1 दशक से अधिक समय तक झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का नेतृत्व किया और BCCI के संयुक्त सचिव भी बने। क्रिकेट बोर्ड में प्रशासकों की समिति के शासन के दौरान उन्होंने इसके कार्यवाहक सचिव के रूप में भी काम किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौधरी के निधन पर गहरा दुख जताया। चौधरी झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। झारखंड में क्रिकेट को स्थापित करने में उनका योगदान अद्वितीय माना जाता है। अमिताभ चौधरी ने जमशेदपुर से मुख्यालय को स्थानांतरित करके रांची को झारखंड क्रिकेट का मुख्यालय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रयास से ही रांची में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान का निर्माण किया था। इनके सम्मान में स्टेडियम के एक पवेलियन का नाम अमिताभ चौधरी पवेलियन रखा गया है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का कोलकाता में निधन हो गया। समर बनर्जी बद्रू दा के नाम से भी जाने जाते थे। बद्रू दा ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि समर बनर्जी का जन्म 1930 में हुआ था। 18 साल की उम्र में बनर्जी कलकत्ता फुटबॉल लीग की तीसरी डिवीजन टीम बेली प्रोटिवा क्लब से खेलते थे।
जल्द ही अपने खेल की प्रतिभा दिखाते हुए बनर्जी मोहन बगान क्लब से खेलने लग गए। इनके मार्गदर्शन में मोहन बगान ने अपना पहला IFA शील्ड जीता था। 1953 में मोहन बगान के पहले डूरंड कप और 1955 के रोवर्स कप की जीत में भी बनर्जी का योगदान महत्वपूर्ण था। बाद में बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और 1953 और 1955 में 2 बार संतोष ट्रॉफी जीती। बनर्जी को 1958 में मोहन बगान क्लब का कप्तान चुना गया था। भारतीय टीम से खेलते हुए उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया और 1956 की टीम को नेतृत्व दिया। हालांकि इस ओलंपिक में भारत कांस्य पदक के लिए हुए प्लेऑफ मुकाबले में बुल्गारिया से 0-3 यानी 0-3 से हार गया था और भारत को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। बनर्जी रिटायर होने के बाद 1961 में बंगाल फुटबॉल के मुख्य कोच बने और 1962 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली टीम का मार्गदर्शन किया। उन्हें 2009 में मोहन बगान रत्न से नवाजा गया और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जीवन कृति सम्मान भी दिया गया। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार झूलन गोस्वामी भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में 24 सितंबर को होने वाले वनडे मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह देंगी। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोस्वामी का चयन भारतीय महिला टीम में नहीं किया गया था। झूलन गोस्वामी ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे और टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और वे अपने करियर का अंत भी इंग्लैंड के खिलाफ ही करेंगी। अपने शानदार करियर में गोस्वामी ने भारत की तरफ से 12 टेस्ट, 201 वनडे और 68 T20 मैच खेले। टेस्ट में 44, वनडे में 250 और T20 में उनके नाम 56 विकेट दर्ज हैं। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट में वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 250 विकेट दर्ज हैं, जो एक रिकॉर्ड है। झूलन गोस्वामी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2007 में वे ICC विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहीं। 2008 से 2011 तक उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की। 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला उन्हें और 2012 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए आज के स्पोर्ट्स सेंटर में एक खास बात समझते हैं। बिलियर्ड्स, पूल और स्नूकर में क्या अंतर होता है? आइए इस अंतर को समझते हैं। बिलियर्ड्स, पूल और स्नूकर लगते एक जैसे हैं, लेकिन तीनों खेलों में बॉल की संख्या, पॉकेट्स, टेबल साइज, क्यू स्टिक साइज और कई अन्य फैक्टर्स के आधार पर अंतर होता है। बिलियर्ड शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बिलॉर्ड से हुई है। बिलार्ड जिसका अर्थ है स्टिक या फिर छड़ी। बिलियर्ड को कैरम बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। चलिए यहाँ बिलियर्ड्स, पूल और स्नूकर के बीच के अंतर क्या हैं, इसको ठीक से समझते हैं। अगर बिलियर्ड्स की बात करें तो ये एक ऐसे टेबल पर खेला जाता है जिसमें कोई पॉकेट नहीं होती और केवल 3 बॉल का उपयोग होता है। इनमें एक लाल बॉल, एक स्पॉट वाली सफेद बॉल और एक बिना स्पॉट वाली सफेद बॉल होती है। पूल भी एक प्रकार का बिलियर्ड्स गेम है। पूल शब्द का उपयोग ऐसे बिलियर्ड्स गेम के लिए किया जाता है जिसमें टेबल में पॉकेट्स होती हैं। पूल को पहले पॉकेटेड बिलियर्ड्स कहा जाता था। पूल 9 से 15 ऑब्जेक्ट बॉल और एक क्यू बॉल के साथ 6 पॉकेट वाली टेबल पर खेला जाता है। अब आते हैं स्नूकर पर। स्नूकर एक 6 पॉकेट की टेबल पर खेला जाता है। स्नूकर टेबल पूल टेबल से बड़े होते हैं। स्नूकर 15 लाल नंबर लेस बॉल्स, एक पीला, एक भूरा, एक नीला, एक गुलाबी, एक काला और एक हरा और एक क्यू गेंद के साथ खेला जाता है। स्नूकर में पीले, भूरे, नीले, गुलाबी, काले और हरे रंग को ऑब्जेक्ट बॉल कहा जाता है। स्नूकर बिलियर्ड्स और पूल से अलग है क्योंकि इन दोनों में 3 बॉल स्ट्राइकर के रूप में होती हैं जिसमें गेंदों को हिट किया जा सकता है, जबकि स्नूकर में सफेद क्यू बॉल से अन्य बॉल को हिट कर सकते हैं। स्नूकर में लाल बॉल और ऑब्जेक्ट बॉल को बारी बारी से पॉकेट में डालकर अपने ओपोनेंट से अधिक पॉइंट्स प्राप्त करना होता है। एक बार जब सभी लाल बॉल पॉकेट में डाल दी जाती हैं तो बची हुई ऑब्जेक्ट बॉल को एक विशिष्ट क्रम में पॉकेट में डाला जाता है। इन क्यू स्पोर्ट्स में टेबल का काफी महत्व होता है। अधिकांश कैरम, बिलियर्ड्स और पूल गेम 7 फुट की बार टेबल, 8 फुट की होम टेबल या 9 फुट की टूर्नामेंट टेबल पर खेला जाता है। बिलियर्ड्स खेल एक छड़ी के साथ खेलते हैं जिसको क्यू स्टिक कहते हैं। इन खेलों में एक रैक होती है। यह एक फ्रेम होता है जो आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या फिर एल्युमिनियम से बना होता है। इसका उपयोग खेल की शुरुआत में बिलियर्ड गेंदों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ये ट्रायंगुलर होता है। आपने देखा होगा खिलाड़ी अपनी क्यू स्टिक को की चौक डिब्बी से घिसते रहते हैं। चौक को क्यू स्टिक की नोक पर प्रत्येक शॉट से पहली टिप के फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है
ताकि जब यह क्यू बॉल को नॉन सेंटर पॉइंट पर हिट करे तो कोई मिस क्यू ना हो। मिस क्यू का मतलब क्यू स्टिक की टिप और हिट बॉल के बीच फिसलन। इस खेल की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो वर्ल्ड बिलियर्ड्स एंड स्नूकर काउंसिल WB&SC की स्थापना 1971 में हुई थी। 1973 में WB&SC ने खुद का नाम बदलकर इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन यानी IBSF कर दिया। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF दुनिया भर में गैर पेशेवर स्नूकर और बिलियर्ड्स खेलों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय है दोहा, कतर में। पंकज आडवाणी, विल्सन जोन्स, माइकल फेरेरा, गीत सेठी, यासीन मर्चेंट, अमी कमानी बिलियर्ड की दुनिया में चमकते कुछ भारतीय सितारे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते खेल जगत की अन्य खबरों के अनुसार। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।